हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे एक खास चीज़ और ख़ास एक्सटेंशन के बारे में, जो है CEA 2023 का एक्सटेंशन वर्जन। जो पिछला वीडियो हम लोग का, जो इसका पहला वीडियो था, उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कवर किए थे, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन आज हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे उसको, और कुछ एरिया और कुछ चैप्टर जो छूटा है या उसमें से आ सकता है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आया भी था पिछला साल में, उसको हम लोग लाए हैं इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 133। ठीक है, तो टोटल आपको 133 तक आपको मिल जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको आने वाला एग्जामिनेशन के DGMS का, चाहे मेटल हो चाहे कोल हो, चाहे आप फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, सेकंड क्लास दे रहे हैं, फोरमेंट दे रहे हैं, मेट दे रहे हैं, ओवरमेंट दे रहे हैं, सरदार दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, उसमें ये बड़ा काम आएगा। इवन अपना जनरल लाइफ में, माइंस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा माइनिंग मिरर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड्रॉइड यूजर्स आराम से माइनिंग मिरर के नाम पे डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो एप्लीकेशन मिलता है आपको प्ले स्टोर में। और लेकिन iOS में जो एप्पल स्टोर वाले हैं, उनको माई इंस्टीट्यूट करके एक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उससे डाउनलोड करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है CNVDJI, इसको वहाँ पे एंट्री करके फिर अपना जो भी रजिस्टर करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जितना भी वहाँ पे फैसिलिटी है सारा को आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनरी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनरी जो आपको बड़ा हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज ए केबल। केबल क्या होता है? सिंपल उसका डेफिनेशन है, जो हम लोग का यहाँ पे डेफिनेशन चैप्टर 1 में मिलता है। देखिए, ए ग्रुप ऑफ बेयर कंडक्टर्स टू स्टेट टुगेदर फॉर ए बेटर कंडक्टिविटी, ए लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर यूज्ड ओनली फॉर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, या फिर ए सिंगल बेयर कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन, या ए लेंथ ऑफ इंसुलेटेड ए सिंगल कंडक्टर सॉलिड और स्ट्रैंडेड, और मल्टीपल सच कंडक्टर्स ईच विथ इट्स ओन इंसुलेशन लेड अप टुगेदर, या ए बंच ऑफ इंसुलेटेड वायर्स विदाउट इंडिविजुअल इंसुलेशन फॉर ईच कंडक्टर। तो मेनली केबल क्या होता है, उसका अगर हिंदी वर्जन हम लोग देखें, केबल क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन इसका डेफिनेशन में क्या बोलता है कि एक सिंगल कंडक्टर सॉलिड है या स्ट्रैंडेड है या फिर मल्टीपल कंडक्टर है, अगर उसका खुद का इंसुलेशन के साथ वो लेड अप टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो लेड अप हुआ है, तब उसको हम लोग केबल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है डी। देखिए, इसमें जितना भी ऑप्शन है उसमें एक देखिएगा डी वाला, एक इंसुलेटेड ठोस। देखिए, इसको रख लेते हैं। एक इंसुलेटेड ठोस या बहुसूतली प्रवाह की लंबाई, या कई ऐसे प्रवाह जिनमें प्रत्येक की अपनी इंसुलेशन हो और जिन्हें एक साथ रखा गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे केबल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज स्ट्रीट बक्स। ये पिछला जो फर्स्ट क्लास एग्जाम में आया था, स्ट्रीट बक्स क्या होता है। देखिए, ए स्मॉल ओपन कैबिनेट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल टूल्स ऑन द स्ट्रीट, या फिर अन इनक्लोज स्ट्रक्चर कंटेनिंग apparatus फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, स्विचिंग, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ए लॉक्ड मेटल बॉक्स फॉर मीटर रीडिंग नियर रेसिडेंशियल हाउसेस, या अन ओपन स्ट्रक्चर यूज टू हैंग डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स इन स्ट्रीट लाइटिंग, या फिर ए कंक्रीट पिलर दैट सपोर्ट्स द स्ट्रीट लाइट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो स्ट्रीट बॉक्स, उसका नाम स्ट्रीट है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो स्ट्रीट में रखा जाता है। ठीक है, देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं। स्ट्रीट बॉक्स क्या होता है? सड़क पर विद्युत उपकरणों में को रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला छोटा खुला कैबिनेट, या फिर एक बंद संरचना जो जमीन के ऊपर या नीचे हो सकता है, जिसमें विद्युत को ट्रांसफॉर्म, स्विच, कंट्रोल या रेगुलेट करने वाले उपकरण होते हैं। आवासीय घरों के पास मीटर रीडिंग के लिए उपयोग होने वाला लॉक किया गया धातु बक्स, स्ट्रीट लाइटिंग में वितरण तारों को लटकाने के लिए उपयोग की जाने वाली खुली संरचना, या स्ट्रीट लाइट और ट्रांसफार्मर को सहारे देने वाला कंक्रीट का खंभा। तो मेनली इसका आंसर क्या होता है कि ये होता है आंसर बी। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रीट बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जो कि क्लोज जो बॉक्स होता है, उसमें क्या ना अपरेटस, जिसमें कुछ अपरेटस रहता है जिसमें वो ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिसिटी को, स्विचिंग और कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा चीज़ वो कर सकता है उसी बॉक्स में से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज प्रोहिबिटेड नियर बेयर लाइव कंडक्टर्स। जो बेयर मतलब जो खुला लाइव कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी रहता है, और ओवरहेड लाइंस, अगर ओवरहेड लाइंस में भी अगर इस तरह का क्या हम लोग को वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया, मतलब किस चीज़ को वहाँ पे बैन किया है या बंद किया गया है, मतलब ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। स्टैंडिंग अंडर देम प्रोटेक्टिव गियर, वहाँ पे जो ओवरहेड लाइन हो गया, या फिर जो लाइव कंडक्टर से जो बेयर है, इंसुलेटेड नहीं है,
तो उसके नीचे प्रोटेक्टिव गियर के साथ खड़ा होना, या फिर पासिंग विथ इंसुलेटर वायर्स, या फिर जो इंसुलेटर वायर है उसके साथ में पास करना, या फिर यूज वुडन लैडर्स टू रीच द हाइट, या हाइट में पहुंचने के लिए वुडन लकड़ी वाला लैडर को यूज़ करना। किस चीज़ को प्रोहिबिट किया है, मतलब किस चीज़ को मना किया है, इसको तो हम लोग कर सकते हैं। अप्रोचिंग विद इन विजिबल रेंज विद परमिशन, या फिर ब्रिंगिंग रॉड्स पाइप्स एंड सिमिलर कंडक्टिव मटेरियल्स विद इन फ्लैश ओवर डिस्टेंस। आंसर क्या होगा, देखिए इसका हिंदी। विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुसार नंगे जीवित प्रवाहों या ओवरहेड लाइनों के पास क्या निषिद्ध है? सुरक्षात्मक गियर पहनकर उनके नीचे खड़ा होना, या इंसुलेटर तारों के साथ वहां से गुजरना, या ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करना, या अनुमति लेकर दृश्य सीमा के भीतर जाना, या फ्लैशओवर दूरी के भीतर छड़ पाइप या समान प्रवाहकीय सामग्री लाना। तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी अगर ओवर लाइन या खुला लाइन से जिसमें पावर है, तो उसके नीचे कभी भी जो कंडक्टिव मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पे दिया है छड़ पाइप या समान प्रवाहकीय सामग्री जो होता है, उनको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ई। क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन? स्पैन क्या होता है? स्पैन होता है कि एक जैसे पोल हो गया, एक पोल से दूसरा इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो ओवर लाइन हम लोग वहाँ पे कंडक्टर्स जो जाता है, उसका स्पैन मतलब डिस्टेंस, एक पोल से दूसरा पोल के बीच में कितना, एक एक पार्ट में कितना हम लोग ले सकते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन बिटवीन सपोर्ट्स फॉर ओवर लाइन्स कैरिंग वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट? मतलब ये जो इसमें जो कैरी जा रहा है, ये 650 वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी में पास कर रहा है। लेड ओवर और अक्रॉस स्ट्रीट में, ओवर में स्ट्रीट के ऊपर में जो लेड होता है, माने ऊपर में हम लोग उसको सप्लाई किए हैं विदाउट रिटन कंसेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का बिना रिटन कंसेंट का 650 वोल्ट तक हम लोग स्ट्रीट में जो लेके जाते हैं ओवर लाइन, उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन कितना होता है? 50 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर, 70 मीटर या 75 मीटर? देखते हैं इसका हिंदी। विद्युत सुरक्षा नियमों के अनुसार यदि ओवरहेड लाइन जिनको वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक नहीं है किसी सड़क के ऊपर साथ या पार लगाई जाती है, तो विद्युत निरीक्षक के लिखित अनुमति के बिना अधिकतम समर्थन अंतराल स्पान कितना हो सकता है? 50 मीटर, 60 मीटर, 65, 70 या 75? आंसर विल बी सी, दैट इज 65 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, what safety arrangement must be made by the owner or of the overhead lines exceeding 650 volt as per standards to prevent unauthorized climbing? तो ये जो चीज़ है अनऑथराइज्ड क्लाइंबिंग, ये अच्छा चीज़ है कि एक ओनर जो होता है माइंस का, या कोई भी, हम अपना माइंस के बारे में ही बात करेंगे। तो माइंस का जो ओनर होता है, जो ओवरहेड लाइन हम लोग सप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे 650 वोल्ट से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे अनऑथराइज क्लाइंबिंग को रोकने के लिए, मतलब कोई कुछ भी कभी भी चाहे वहाँ पे चढ़ सकता है, इस तरह का अगर कभी होता है, तो इस तरह का चढ़ाई को रोकने के लिए या इस तरह के कार्य को रोकने के लिए वहाँ पे क्या करना चाहिए? इंस्टॉल वार्निंग साइंस एट 2 मीटर हाइट, मतलब वहाँ पे 2 मीटर हाइट के ऊपर में वार्निंग साइन लगाना है, या फिर इंस्टॉल बार्ड वायर, जो कांटा वाला वायर होता है, उसको इंस्टॉल करना है 30 टू 40 सेंटीमीटर का लेंथ का बिटवीन 3.5 टू 4 मीटर हाइट, या फिर इंस्टॉल क्लैंप्स विद स्पाइक्स बिटवीन 3 टू 4 मीटर ऑन ईच 11 kV अबव पोल ऑफ टावर, या ओनली ए एंड बी, या ओनली बी एंड सी? क्या होगा, चलते हिंदी में। 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाली ओवरहेड लाइनों के लिए अनधिकृत व्यक्तियों का चढ़ने से रोकने हेतु मालिक को कौन सी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए? 2 मीटर ऊंचाई पर चेतावनी संकेत स्थापित करें, या 3.5 से 4 मीटर ऊंचाई के बीच कांटेदार तार लंबाई से 30-40 सेंटीमीटर स्थापित करें, प्रत्येक 11 kV और ऊपर के पोल या टावर पर 3 से 4 मीटर के बीच स्पाइक्स के साथ क्लैंप स्थापित करें, ओनली ए एंड बी, या ओनली बी एंड सी? तो आंसर क्या होगा इसका? 3.5 से 4 मीटर ऊंचाई के बीच कांटेदार तार लगाएगा, 30 से 40 सेंटीमीटर का उसका चौड़ाई रहेगा, और सी होगा अगर 11 kV और ऊपर के पोल के जो टावर पर 3 से 4 मीटर के बीच स्पाइक्स के साथ क्लैंप स्थापित करें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली बी एंड सी, आंसर विल बी ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, what is the required vertical length of barbed wire? What is the required vertical length of the barbed wire used as a climbing deterrent on 11 kV and above poles? अगर जो पोल्स में 11 kV या ऊपर से उससे जो ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो वहाँ पे वर्टिकल लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर का कितना होगा जब भी क्लाइंबिंग को रोकने के लिए?
10 to 20 सेंटीमीटर, 30 to 40, 50 to 60, 60 to 70 to 80 या 90 to 100। अभी इसका क्वेश्चन के अभी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जो बार्ड वायर हम लोग लगाते हैं कि पोल में कोई ना चढ़ पाए 3.5 to 4 मीटर का हाइट में, उसका लेंथ कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली देखे होंगे अभी। चलते हैं हिंदी में। 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज वाले खंभों पर चढ़ाई रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली कांटेदार तार की लंबाई क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली 30 to 40 सेंटीमीटर। तो आंसर यहाँ पे होगा 30 to 40 सेंटीमीटर। आंसर विल बी बी। Question number 107. In case of any additions or alteration to an existing installation of voltage not exceeding 650 volt, a notice shall be sent to electrical inspector। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कभी भी अगर आपके पास कोई इंस्टॉलेशन है जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से कम है, वहाँ पे कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ अल्टरेशन मतलब कुछ नया चीज़ वहाँ पे ऐड कर रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं वहाँ पे जो, तो फिर वहाँ पे एक नोटिस देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। कब देना है? इमीडिएटली देना है, विदिन 3 डेज, विदिन 7 डेज, विदिन 15 डेज या विदिन 30 डेज। देखते हैं इसका हिंदी। यदि 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को मौजूदा इंस्टॉलेशन में किसी भी प्रकार का जोड़ या परिवर्तन किया जाता है तो एक सूचना विद्युत निरीक्षक को भेजी जाएगी। किस में? तत्काल, 3 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर। आंसर होगा इसका इमीडिएटली। ठीक है, तत्काल भेजना है। क्वेश्चन नंबर 108। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन हाउ मेनी जॉइंट्स आर अलाउड इन स्पैन ऑफ एन ओवर लाइन कंडक्टर ऑन अर्थवेयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेगुलेशन के अनुसार जो एक खंभा से दूसरा खंभा के बीच में जो ओवर लाइन का स्पैन होता है, कितना लंबाई वो होता है, या फिर जो अर्थ वायर होता है, जो अर्थिंग हम लोग करते हैं उसका जो वायर होता है, उसमें एक वायर के बीच में मतलब एक स्पैन में कितना जॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम अलाउड। देखते हैं इसका हिंदी। विनियमन के अनुसार ओवर लाइन कंडक्टर या अर्थ वायर की अवधि में कितने जोड़ों की अनुमति है। नो जॉइंट, 1, 2, 3, 4। आंसर विल बी 1। एक जॉइंट वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर विल बी 1 बी। क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट शुड बी मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ओवर लाइन्स हैविंग मेटल सपोर्ट्स। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये जरूर आएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा अच्छा चीज़ है, इसमें हम लोग जनरल टाइम में भी हम लोग का माइंस में भी काम आता है, अपना नॉलेज रहेगा तो भी ठीक ही है। तो होता है क्या है कि जो ओवर लाइन जिसके मेटल सपोर्ट है, मतलब जो मेटेलिक खंभा जो होता है या मेटेलिक सपोर्ट जो होता है उसके बीच में अगर हम लोग ले रहे हैं ओवर लाइन को, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए मिनिमम। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 या 3.5। देखते हैं इसका हिंदी। धातु के सहायता वाले ओवर लाइनों की न्यूनतम सुरक्षा के कारक का क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर आपका मेटेलिक सपोर्ट है तो उसका होना चाहिए 1.5 मिनिमम। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट शुड बी द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया अगर वहाँ पे ओवर लाइन्स गया है किसमें, प्रोसेस कंक्रीट सपोर्ट। अगर कंक्रीट सपोर्ट के द्वारा वहाँ पे ओवर लाइन जाता है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। ऑप्शन वही है 1.5, 2, 2.5, 3 या 3.5। देखते हैं इसका हिंदी। यांत्रिक रूप से संसाधित कंक्रीट सहायता वाले ओवर लाइनों की न्यूनतम सुरक्षा का कारक क्या होना चाहिए। आंसर विल बी 2.0। आंसर विल बी बी। उसी हिसाब से और एक है फैक्टर सेफ्टी जहाँ पे ओवर लाइन्स हैविंग हैंड मोल्डेड कंक्रीट सपोर्ट। हैंड मोल्डेड जो हाथ से बना हुआ कंक्रीट सपोर्ट कभी अगर कहीं यूज़ करते हैं इस तरह का ओवर लाइन को लेने के लिए तो वहाँ पे फैक्टर सेफ्टी कितना होना चाहिए। 1.5, 2.0, 2.5, 3 या 3.5। देखते हैं इसका हिंदी। हाथ से ढाले कंक्रीट सहायता वाले ओवर लाइनों की न्यूनतम सुरक्षा कारक क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे होगा 2.5। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 113। According to the regulation, what is the minimum strength of the supports of overlines in the direction of the line compared to the strength required in the direction of transpose to the line। यहाँ पे बात कर रहा है कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो सपोर्ट में जो खंभा जाता है वो खंभा का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए इन कंपेयर टू द जो कंडक्टर जो डायरेक्शन में वो जाता है उसका जितना स्ट्रेंथ है उसके कंपैरेटिवली खंभा का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ या 1/4 ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ या इक्वल टू द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ या ट्वाइस द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड या थ्राइस द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। देखते हैं इसका हिंदी। नियमन के अनुसार ओवर लाइनों के खंभों की दिशा में खंभों की न्यूनतम शक्ति खंभों को लंबवत दिशा में आवश्यक शक्ति के मुकाबले कितनी होनी चाहिए। आवश्यक शक्ति का आधा, आवश्यक शक्ति का 1/4, आवश्यक शक्ति के बराबर, आवश्यक शक्ति का से 2 गुना या आवश्यक शक्ति से 3 गुना। इसका होगा 1/4। ठीक है, आंसर विल बी बी, दैट इज 1/4 ऑफ द strength। क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगेन और एक मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टे वायर
गार्ड वायर्स और बेयरर वायर्स बेस्ड ऑन द अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। मतलब स्टे वायर किसको बोलते हैं? जैसे कभी आप देखे होंगे इस तरह का एक खंबा है, या यहाँ पे एक खंबा है और यहाँ पे तार गया है जो ओवरहेड लाइन्स यहाँ पे पास किया है, और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे एक स्टे वायर डालते हैं, यहाँ पे जो टेंशन दे के ज़मीन में गाड़ा रहता है, इसको भी इस तरह भी ऐसे गाड़ा रहता है, तो इसको स्टे वायर बोलते हैं। तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? 1.5, 2, 2.5, 3 या 3.5। देखते हैं इसका हिंदी। स्टे वायर, गार्ड वायर या बैरर वायर के लिए तार की अंतिम तन्य शक्ति पर आधारित न्यूनतम सुरक्षा का कारक क्या होनी चाहिए? इसका आंसर होता है 2.5। याद रखिएगा, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15। What is the minimum clearance in air above ground and across the street of an AC AC मतलब यहाँ पे अल्टरनेट करंट हो गया, ओवर लाइन अप टू 650 वोल्ट। मतलब एक अल्टरनेटिव करंट जो कंडक्टर जाता है, अगर उसका उसमें 650 वोल्ट से कम वहाँ पे जा रहा है वोल्टेज, अगर वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे ग्राउंड से अबव ग्राउंड और अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब ग्राउंड के ऊपर और अक्रॉस द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में अगर जा रहा है ओवर लाइन, वहाँ पे कितना ग्राउंड से कितना क्लियरेंस होना चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 4.6, 5, 5.5, 5.8 या 6.5। देखते हैं इसका हिंदी। जमीन के ऊपर हवा में और 650 वोल्ट तक की एसी ओवरहेड लाइन की सड़कें पर पार न्यूनतम निकासी क्या है? इसका आंसर होगा 5.8 मीटर। ओके, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 116। What is the minimum clearance in air above ground and across the street of an AC over line up to 11 kV? अगर 11 kV तक वहाँ पे सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे कितना होना चाहिए उसका ग्राउंड से क्लियरेंस? ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 6.5। देखते हैं हिंदी में। मीन के ऊपर हवा में और 11 kV तक AC ओवर लाइन की सड़कें पर न्यूनतम निकासी क्या है? इसका आंसर होगा ई, लाइट 6.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट शुड बी द सेफ वर्किंग डिस्टेंस? यहाँ पे है कि सेफ वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है कि कितना डिस्टेंस के अंदर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग का सेफ रहेगा। मतलब कभी अगर आप कहीं वेयर में काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पावर है, तो वहाँ पे एक सेफ वर्किंग डिस्टेंस में रह के काम करना पड़ेगा, ताकि आपके ऊपर अगर बाई चांस वहाँ पे फ्लाश होता है, कहीं स्पार्क होता है, तो आपके ऊपर डायरेक्टली वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो एक सेफ वर्किंग डिस्टेंस का एक ऑलरेडी एक शेड्यूल में वहाँ पर टेबल दिया हुआ है CA 2023 में। इवन इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो हम लोग बात किए थे, यहाँ पे जो डिस्टेंस कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ये भी एक शेड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टेबल में पूरा टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर सेफ वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर वहाँ पे हॉटलाइन है, वर्किंग इन द हॉटलाइन 11 kV फेस टू फेस, अगर फेस टू फेस 11 kV मतलब बहुत हाई है, तो वहाँ पे हॉटलाइन मतलब क्या होता है कि जिसमें पावर ऑलरेडी है और उसी में पावर रह के भी आप काम कर रहे हैं, पावर का बिना इंटरप्शन करके, तो सेफ वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.61 मीटर, 0.71 मीटर, 0.91 मीटर, 1.02 मीटर, 1.07 मीटर। देखते हैं इसका हिंदी। चरण से चरण तक 11 kV की हॉटलाइन में काम करने समय सुरक्षित कार्य दूरी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन वही है, इसका आंसर होगा 0.61 मीटर। ओके, आंसर विल बी ए। अब चलते हैं 118। व्हाट शुड बी द सेफ वर्किंग डिस्टेंस मेंटेन्ड व्हाइल वर्किंग इन द हॉटलाइन ऑफ 33 kV? अगर 33 kV का पावर लाइन में आप काम कर रहे हैं विदाउट कटिंग या विदाउट इंटरप्शन या विदाउट शटडाउन, तो फिर यहाँ पे सेफ वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं इसका हिंदी में। चरण से चरण तक 33 kV की हॉटलाइन में काम करने समय सुरक्षित कार्य दूरी क्या होनी चाहिए? 0.61 मीटर, 0.71, 0.91, 1.02, 1.07 मीटर। आंसर विल बी 0.71 मीटर। ओके, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 119। द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन माइंस। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आपके पास माइंस में है, अगर उसका जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है शैल बी एंटर्ड इन डैश, इसको एंट्री करके हम लोग को रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है एक फॉर्म में। तो वो कौन सा फॉर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं इसका हिंदी। खानों में विद्युत स्थापना की निरीक्षण रिपोर्ट डैश में दर्ज की जाएगी। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 या फॉर्म 5? आंसर विल बी फॉर्म 4। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 120। हु ग्रांट्स द इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी? जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है वो कौन ग्रांट करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी? कौन देता है?
देखिए डीजीएमएस की तरफ से भी हम लोग को एक लाइसेंस मिलता है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बोल रहा है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि माइंस में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो माइंस में काम करने के लिए एक अलग सा सर्टिफिकेट होता है जो कि देता है खास करके डीजीएमएस। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट कौन देता है, उसको देखते हैं हिंदी में। विद्युत पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र योग्यता कौन प्रदान करता है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, खान सुरक्षा महानिदेशालय। तो इसका आंसर होता है कि स्टेट इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड, यही होता है जो कि लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 121, विच अथॉरिटी इशूज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस स्पेसिफिकली फॉर माइनिंग ऑपरेशन? अभी बात किए थे, इसका आंसर होगा डीजीएमएस। ठीक है, माइनिंग में काम करने के लिए जो सुपरवाइजर लाइसेंस चाहिए वो देता है डीजीएमएस। इसके लिए एग्जाम भी होता है। आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एचटी लाइन? एचटी मतलब यहाँ पे हाई टेंशन होगा। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस जो होला है, जिसके पास एचटी लाइसेंस होता है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी में वो काम कर सकता है। रेसिडेंशियल वायरिंग बिलो 250 वोल्ट, या लो टेंशन सिस्टम बिलो 1000 वोल्ट, या हाई टेंशन सिस्टम अबव 1000 वोल्ट, या सबस्टेशन बिलो 440, या फायर अलार्म सिस्टम ओनली। हाई टेंशन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा ही होगा। देखते हैं इसका हिंदी। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एचटी जो हाई टेंशन लाइसेंस आपको किस पर काम करने की अनुमति देता है? 250 वोल्ट से नीचे आवश्यक वायरिंग पे, या 1000 वोल्ट से नीचे कम तनाव प्रणाली, या 1000 वोल्ट से ऊपर उच्च तनाव प्रणाली, या 440 वोल्ट से नीचे सबस्टेशन, या केवल फायर अलार्म सिस्टम। किस में होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 1000 वोल्ट से ऊपर। ठीक है, 1000 वोल्ट से ज़्यादा जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाई टेंशन वाला काम, और उसके नीचे रहेगा तो लो टेंशन। तो ऑब्वियसली चलते हैं 123 में। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एलटी? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा लो टेंशन बिलो 1000 वोल्ट। ठीक है, लो टेंशन वाला। तो इसका हिंदी वही है। तो देखते हैं इसका आंसर विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एचटी लाइसेंस? अगेन यहाँ पे एचटी हाई टेंशन लाइसेंस अलाउ यू टू, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए डिफरेंट है। तो एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस जो एचटी है वो किस में काम कर सकता है? रेसिडेंशियल वायरिंग 250 वोल्ट, या लो टेंशन सिस्टम बिलो 1000 वोल्ट, या हाई टेंशन सिस्टम अबव 1000 वोल्ट बट बिलो 33 केवी, या हाई टेंशन सिस्टम अबव 1000 वोल्ट एंड 33 केवी, और हाई टेंशन सिस्टम बिलो 33 केवी। किस में होगा? हाई टेंशन मतलब हमेशा 1000 वोल्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन एक रेंज है उसका, 1000 वोल्ट से ज़्यादा लेकिन 33 केवी से कम होगा। ठीक है, तो इसका होगा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, तो हाई टेंशन लाइंस का जो मिलता है परमिशन या जो सुपरविजन का जो लाइसेंस, सुपरवाइजिंग का जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है 1000 वोल्ट से ज़्यादा होगा, एचटी हो गया, लेकिन 33 केवी से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 125, इन सम स्टेट्स इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस इज स्प्लिट इनटू व्हिच पार्ट्स? तो यहाँ पे होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस होता है वो दो पार्ट में होता है, एच टी एल टी नहीं। वो हाई टेंशन वो लेवल हो गया, लेकिन ये सुपरवाइजर लाइसेंस भी दो प्रकार का होता है। वो क्या क्या है? एल टी एच टी, पार्ट ए पार्ट बी, लेवल 1 लेवल 2, क्लास 1 क्लास 2, या डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। आंसर क्या होगा इसका? तो कुछ राज्यों में विद्युत पर्यवेक्षक लाइसेंस को किन भागों में विभाजित किया गया है? दो भाग में, एल टी एच टी, पार्ट ए पार्ट बी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी। आंसर विल बी बी। तो अभी बात करते हैं ये पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। क्वेश्चन नंबर 126 वो आएंगे बाद में थोड़ा सा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइसेंस इन इंडिया? इंडिया में कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है? वायरमैन लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन वायरलिंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, या सुपरवाइजर माइंस लाइसेंस। क्या होता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रकार का विद्युत लाइसेंस नहीं है? वायरमैन लाइसेंस, दूरसंचार वायरिंग लाइसेंस, विद्युत पर्यवेक्षक लाइसेंस, ठेकेदार लाइसेंस, या पर्यवेक्षक खान लाइसेंस। इसका आंसर होगा दूरसंचार। जो टेलीकम्युनिकेशन में जो लाइसेंस कोई किसी को अगर वायरिंग के लिए मिलता है वही होता है उसका आंसर, कि ऐसा कोई हम लोग का लाइसेंस वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है इंडिया में। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 127, ए सुपरवाइजर पार्ट ए। अभी आए हम लोग कि सुपरवाइजर का जो पार्ट ए पार्ट बी हम लोग सोच रहे थे या बोल रहे थे। लाइसेंस टिपिकली ऑथराइजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें क्या ऑथराइजेशन करता है पार्ट ए? अन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ओनली ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं इसका हिंदी। एक पर्यवेक्षक भाग ए लाइसेंस आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे अधिकृत करता है? एक स्थापना या परीक्षण, प्रारंभिक संचालन, संचालन और रखरखाव, ओनली ए एंड बी, या उपरोक्त सभी। तो
तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए एंड बी। एक स्थापना ऑन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ये दोनों रहता है पार्ट ए में। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 128, ए सुपरवाइजर पार्ट बी, अभी आया है पार्ट बी। पार्ट ए हो गया आपका इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कमीशनिंग, तो पार्ट बी क्या रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट डज द टर्म हॉटलाइन रेफर टू द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस? तो हॉटलाइन, अभी एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि हॉटलाइन में काम करने के टाइम में कितना सेफ्टी डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हॉटलाइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें पावर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली इमरजेंसी कस्टमर कंप्लेंट सर्विस, या अंडरग्राउंड केबलिंग, या टेलीफोन लाइन इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल लाइन ड्यूरिंग ब्लैकआउट, या वर्किंग ऑन लाइव एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल लाइन्स, ठीक है। इसका आंसर होता है ई। देखते हैं इसका हिंदी। विद्युत रखरखाव में हॉटलाइन शब्द क्या संदर्भित करता है? आपातकालीन ग्राहक शिकायत सेवा, भूमिगत केबल बिछाने, टेलीफोन लाइन की स्थापना, या ब्लैकआउट के दौरान विद्युत लाइन या लाइव ऊर्जावान विद्युत लाइनों पर काम करना। तो इसका आंसर होगा ई। ओके, जिसमें पावर है लेकिन आप बिना काटे उसमें काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द वोल्टेज रेंज टिपिकली इन्वॉल्व इन हॉटलाइन? जो हॉटलाइन में हम लोग काम करते हैं उसका वोल्टेज रेंज कितना होता है? 12 वोल्ट टू 110, 22 वोल्ट टू 440 वोल्ट, 1 केवी टू 10 केवी, 11 केवी टू 765 किलो वोल्ट, और लेस देन 5 केवी। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं हिंदी में। आमतौर पर हॉटलाइन कार्य में शामिल वोल्टेज रेंज क्या है? ये वही ऑप्शन है। इसमें क्या हॉटलाइन किसको हम लोग बोल सकते हैं? इसका आंसर होता है डी, दैट इज 11 केबी टू 765 केबी। इतना रेंज में अगर रहता है कभी कोई लाइन तो उसको हम बोलेंगे ये हॉटलाइन है। ओके, 11 केबी टू 765। क्वेश्चन नंबर 131, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ लाइव लाइन वर्क? जो लाइव लाइन हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारा मेथड होता है, तो कौन सा मेथड इसमें एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं है? मतलब यहाँ पे एक तरह का पूछ रहा है कि आपको कितना इतना मेथड है और कौन सा मेथड एक्चुअली फॉलो नहीं होता है। हॉट स्टिक मेथड ये एक मेथड है, रबर ग्लोब मेथड ये भी मेथड है, बेयर हैंड मेथड ये भी मेथड है, कोड लाइन मेथड ये नॉट, ये नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं इसका हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव लाइन कार्य का एक मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है? हॉट स्टिक विधि, रबर दस्ताने विधि, नग्न हाथ विधि, कोल्ड लाइन विधि, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो गया है डी, राइट, कोल्ड लाइन विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 132, इन द हॉट स्टिक मेथड व्हाट डज द वर्कर यूज? हॉट स्टिक मेथड में वर्कर क्या यूज करता है? वेल्डिंग रॉड यूज करता है, या लॉन्ग इंसुलेटेड पोल यूज करता है, या मेटल लैडर्स, या ग्राउंडिंग क्लैम्प्स, या नॉन कंडक्टिव क्लॉथिंग ओनली? हॉट स्टिक मेथड में क्या यूज करता है वो जो कार्य करता है? हॉट स्टिक विधि में कार्यकर्ता का क्या उपयोग करता है? वेल्डिंग छड़, लंबे अछूता डंडे, धातु सीढ़ी, ग्राउंडिंग क्लैंप, या केवल गैर प्रवाहकीय कपड़े? इसका आंसर होता है जो लॉन्ग इंसुलेटेड पोल होता है उसी को यूज़ करते हैं हॉट स्टिक मेथड में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर 2023 फॉर नाउ। व्हिच बॉडी ओवरसीज इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग इन मोस्ट इंडियन स्टेट्स? तो हम लोग का जितना भी स्टेट्स है मोस्टली कौन सा लाइसेंसिंग अथॉरिटी या बॉडी होता है जो कि इस जितना भी लाइसेंसिंग वाला चीज़ होता है उसको ये ओवरसीज करता है या उसको एक मॉनिटरिंग करता है? सेंट्रल बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, या चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या स्टेट फायर सपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी? देखते हैं इसका हिंदी। अधिकांश भारतीय राज्यों में विद्युत लाइसेंसिंग की देखरेख कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय विद्युत बोर्ड, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लोक निर्माण विभाग, या राज्य अग्नि सुरक्षा प्राधिकरण? सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं या ज़्यादा कुछ इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट। जैसे हम लोग का डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है वैसे ही इसका चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट जो कि इस सब को मॉनिटर करता है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है सेफ वर्किंग डिस्टेंस को जो बता रहता है ना, कुछ शेड्यूल रहता है, कुछ शेड्यूल दिया है CA 2023 का टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। और सेफ वर्किंग डिस्टेंस दिया है वहाँ पे, फ्लैश लाइट, सेफ वर्किंग डिस्टेंस, स्ट्रेंथ, और उसका पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेंज के अनुसार कौन सा वोल्ट में कितना होना चाहिए उस वो भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जितना दिया हूँ मुझे लगा कि नहीं, जो हम लोग का माइंस के साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ मैं लेकर यहाँ पे दिया हूँ। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन से आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आई होप कि ये आपका एग्जाम में ज़रूर काम आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं क्लियरेंस कितना है, जिसका बात की थी ना 11 KB।
जैसे बताया ना 11 के बी के शिफ्ट क्लियरेंस डिस्टेंस कितना 0.61 मीटर, अभी बात किए थे। 33 के बी का है 0.71 मीटर। उसके आगे में हम लोग गए नहीं, क्योंकि इतना हम लोग का जो सप्लाई तो आता नहीं है यहाँ पे माइंस में। तो 33 के बी, 11 के बी, 6.6 के बी तक हम लोग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 0.61 मीटर, 0.71 मीटर में ही हम लिमिट रखें अपना क्वेश्चंस को। ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग कवर किए इसमें टोटल 101 से लेके 133 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। टोटल हम लोग का सी ए 2023 का 133 क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। अच्छी तरह से देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और माय न्यू मिरर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।